नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बीबीसी दफ्तर से निकली आयकर विभाग की टीम 3 दिन तक लगातार चला सर्वे। ये आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस में आयकर विभाग का मैराथन सर्वे 58 घंटे के बाद गुरुवार की रात में समाप्त हो गया। इसके साथ ही आयकर अधिकारी बीबीसी के दफ्तर से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। यह कार्रवाई जिस समय की गई है, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल भी उठाए हैं, जबकि भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीबीसी के कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षण की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग विदेशी समाचार संस्थानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते हैं। अगली बड़ी खबर, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 2024 में फेल हो जाएंगे बीजेपी के सभी पुराने दाव, नहीं मिलता दिख रहा वोट। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन ही बचे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। हाल ही में आए एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही है वे अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक बड़ा सर्वे किया है। इस सर्वे में पता चला है कि कभी बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब उसके वोटरों की प्राथमिकता में नहीं हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। बावजूद इसके ये मुद्दा वोटरों को आकर्षित नहीं कर पा रहा। कभी राम मंदिर के नाम पर बीजेपी देश की सत्ता पर छाई थी, अब कोर्ट से फैसला आने के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेता इसे खुद की उपलब्धि से जोड़कर बताते भी घूम रहे हैं, लेकिन जनता कुछ और ही सोच रही है। सर्वे के अनुसार सिर्फ 12% लोग ही राम मंदिर निर्माण को एनडीए सरकार की उपलब्धि मानते हैं, यानी कि 88% लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र इस बार काम नहीं कर रहे। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए हो रही विदेशी फंडिंग। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी साजिश किए जाने का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहता है। उन्होंने इस संबंध में देश के नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं ये आह्वान करना चाहती हूं कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वो पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने नागालैंड में कर दिया बड़ा दावा, कहा बीजेपी सरकार धारा 371 को भी कर सकती है खत्म। ये आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राजधानी कोहिमा में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया है, बीजेपी सरकार उसी प्रकार अनुच्छेद 371 को भी खत्म कर सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नगर राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर उनकी पार्टी की सरकारों की अगुवाई में वर्षों की बातचीत का नतीजा थे, लेकिन इसकी डिटेल कोई नहीं जानता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जनता से अपील की कि जिन लोगों ने खोखले वादे किए और डबल इंजन की सरकार की बात की, जिनका कोई ट्रैक नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोगों से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी जीत गई तो जिस प्रकार उसने अनुच्छेद 370 को खत्म किया है, उसी प्रकार बीजेपी सरकार यहां से अनुच्छेद 371 को भी खत्म कर देगी। बड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए गंभीर आरोप, झूठा मामा झूठी विकास यात्रा का बैनर लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी। यह आपको बता दें कि बीजेपी की विकास यात्रा के जवाब में इंदौर शहर में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झूठा करार देते हुए हाथों में झूठा मामा झूठी विकास यात्रा का पोस्टर थामे एक मार्च निकाला। इस मार्च का आयोजन गांधी भवन से राजवाड़ा तक किया गया। कांग्रेसियों ने इस यात्रा को झूठा मामा झूठी विकास यात्रा नाम दिया। कांग्रेस नेताओं की इस यात्रा के दौरान बैनर पर एक वाक्य और लिखा हुआ था जो काफी आकर्षित कर रहा था।
बैनर पर लिखा हुआ था कि पिछले 17 सालों से फोड़े झूठी घोषणाओं के नारियल। बीजेपी की विकास यात्रा को फर्जी बताते हुए कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी की कैसी विकास यात्रा है जिसमें बीजेपी के नेता जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विकास यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3.25 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है, फिर भी न शिक्षा के क्षेत्र में और न ही रोजगार और न ही कृषि के क्षेत्र में कोई विकास देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकालकर अपने काम गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसके जवाब में झूठी विकास यात्रा निकालकर बीजेपी के वादों को झूठ का पुलिंदा बताकर मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश में जुट गई है। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक चौहान को बीजेपी में शामिल होने का मिला खुला ऑफर। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को बीजेपी में शामिल होने की खुली पेशकश की है। विखे पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की हालत क्या है, अशोक चौहान जैसे बड़े नेता इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्होंने कहा कि अशोक चौहान एक बड़े नेता हैं, जहां दुनिया ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है, लिहाजा अशोक चौहान को भी विचार करना चाहिए। बता दें कि अशोक चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन अशोक चौहान ने इन चर्चाओं का खंडन कर दिया। उनके खंडन के बाद एक बार फिर से राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अशोक चौहान को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए अशोक चौहान को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक चौहान एक समर्थ नेता हैं, पूरी दुनिया ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, इसीलिए उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों से पहले बीजेपी और शिंदे गुट के नेता एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं कि महाविकास अघाड़ी के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक हैं। और बड़ी खबर, संजय राउत का बड़ा ऐलान, बोले एक नाजायज सरकार कब तक चलनी चाहिए, संविधान पीठ को लेना होगा फैसला। यह आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें आज महाराष्ट्र राजनीति संकट पर फैसले की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। संजय राउत ने कहा कि कोर्ट ने खुद कहा है कि इस संबंध में फैसला लेना आसान नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अदालत को दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो सच है, जो संविधान के अनुसार है, उसके अनुसार फैसला लेना होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाजायज सरकार कब तक चलनी चाहिए। संजय राउत ने यह सवाल भी पूछा कि उन्होंने कहा कि इस संबंध में संविधान पीठ को फैसला लेना है। संजय राउत आज रत्नागिरी के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बात का फैसला संविधान पीठ को करना होगा कि आखिर एक नाजायज सरकार कब तक चलनी चाहिए। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट भाषण में कर दिया बड़ा ऐलान, कर्नाटक में जल्द बनेगा भव्य राम मंदिर। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में अपना बजट भाषण दिया। इस दौरान बोम्मई ने कर्नाटक में राम मंदिर के वादे को दोहराते हुए कहा कि वो कर्नाटक के रामनगर में राम मंदिर का निर्माण जल्द कराएंगे। आपको बता दें कि बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बाढ़ से निपटने, ट्रैफिक से निपटने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड अलॉट किया है। किसानों के लिए बजट बढ़ाते हुए उन्होंने ब्याज फ्री लोन 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि जल्द ही रामनगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले भारत नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र, देश में रहते हैं हर धर्म और संप्रदाय के लोग। आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो देश को नष्ट करना चाहता है। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही बातों का पालन करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कई जगहों से ऐसी मांग सामने आई है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का समय आ गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चा में आने के बाद यह मांग ज्यादा तेज होने लगी है। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों से देश को हिंदू राष्ट्र बताने में जुटे हैं। उनके अलावा आरएसएस लगातार दावा करता आ रहा है कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। आपका क्या मानना है, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये बड़ी खबर, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना चाहता है अमेरिका का अरबपति जॉर्ज सोरोस। ये आपको बता दें कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर अब बवाल मच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी जॉर्ज सोरोस के निशाने पर हैं। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। जॉर्ज सोरोस ने दावा किया है कि अडानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इससे पहले 2020 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के दावे के बाद गौतम अडानी के साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई है। इसकी वजह से निवेशकों का विश्वास हिल गया है। मोदी और अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अडानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश की है जिसमें वो फेल हो गए हैं। उन पर स्टॉक मार्केट के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। मोदी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद में उठ रहे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर जमकर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी खबर, बागेश्वर धाम में हो रहा महाआयोजन, नेताओं के पहुंचने का नहीं रुक रहा सिलसिला। यह आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के नारे को धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा है। बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक महाकुंभ में नेताओं का लगातार पहुंचना जारी है। पहले कमलनाथ वहां पहुंचे, उसके बाद मनोज तिवारी पहुंचे और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नारा दिया है, बागेश्वर सरकार ने ठाना है हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपको बता दें कि इस नारे को अब भारत में धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, क्या पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बन सकता है हिंदू राष्ट्र? ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में इन दिनों धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान से ऊपर जाकर धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या वे बयान सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का जरिया है? आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि जिस दिन भारत के 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि क्या जब भारत के 1/3 लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो क्या सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी? उन्होंने तो यह भी कहा है कि संविधान में कई बार बदलाव हुए हैं, एक बार और भी बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब भारत के 1/3 लोग जिस दिन हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उस दिन भारत सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।